हेलो एवरीवन, बीएससी फिज़िक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की सीरीज़ में हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे जालक अंतराल या फिर लैटिस इंटरवल क्या होता है। हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे और इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल प्लेन्स क्या होते हैं और मिलर इंडाइसिस क्या होती हैं। सिंपल से एक नंबर्स हैं, मिलर इंडाइसिस का मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि लैटिस पॉइंट्स क्या जनरेट करते हैं, एक प्लेन्स को जनरेट करते हैं, पैरेलल प्लेन्स को, जिससे हमें एक 3D स्ट्रक्चर मिलता है क्रिस्टल का। तो अगर हम बात करें कि लैटिस इंटरवल या जालक अंतराल क्या होते हैं, तो इसको मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से समझेंगे। दो क्रमिक जालक तलों के बीच की दूरी को जालक अंतराल अथवा लैटिस अंतराल कहते हैं। इसे DHKL, डी क्या हो गया, दो जालक तलों के बीच की दूरी हो गई, और HKL क्या हो गया, मिलर इंडाइसिस। इन जनरली एक पूर्णांक होते हैं। The perpendicular distance between two consecutive lattice planes is called lattice interval and it is denoted by DHKL. That is, DHKL is represented by this. Okay? तो ये आप सभी को समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए DHKL इक्वल टू 1/√H² प्लस K² प्लस L² C²। ABC क्या है, आप यहाँ पे लैटिस पैरामीटर्स हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। लैटिस पैरामीटर्स मीन्स अगर हम 7 क्रिस्टल सिस्टम में देखें तो ABC वहाँ पे डिफाइन किया गया है, और साथ में अल्फ़ा बीटा गामा भी डिफाइन किया गया है डिफरेंट क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बेसिस पे। ठीक है, तो इसी को हम क्या करेंगे, अभी प्रूफ करेंगे। ये जो अभी हमने देखा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेन्स मीन्स लैटिस इंटरवल, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो ये मैंने एक थ्योरी लिखी हुई है, तो इस थ्योरी को आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। मैंने आपको अभी इसको शेयर कर दिया है, तो इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे। हम डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर किसी भी क्रिस्टल में अगर प्लेन्स हमको डिफाइन करने हैं तो प्लेन्स हम डिफाइन कैसे करते हैं, एक्स वाई और जेड एक्सिस में जो कटे हुए अंतःखंड होते हैं उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, प्लेन को डिफाइन करते हैं। अगर एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में अगर कोई प्लेन कटता है, ठीक है, अगर तीनों एक्सिस में अगर कोई प्लेन कट हो रहा है या फिर इंटरसेप्ट हो रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, देखिए कि कुछ इस टाइप का प्लेन बनेगा जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। यहाँ पर ABC पॉइंट दिख रहा होगा। एक्स वाई जेड क्या है, आपकी डायरेक्शंस हैं, और तीनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और हम यहाँ पर ये मान के चले हैं कि इसमें जो ओरिजिन पॉइंट है, ये एकदम सेंटर पॉइंट जो आपको दिख रहा है एक्स वाई जेड एक्सिस का, एक प्लेन उसमें से होके जा रहा है, और ठीक इसी के ऊपर एक प्लेन और रखा हुआ है जो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ABC पॉइंट पे, कैपिटल A कैपिटल B और कैपिटल C पॉइंट पे, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D। यहाँ पे ये दिख रहा होगा। मतलब कि मैं एक बार और इसको दोहरा देता हूँ, जो ओरिजिन आपको दिख रहा है ठीक सेंटर पॉइंट वाला एक्स वाई जेड एक्सिस के, उस पॉइंट से एक प्लेन होते हुए जा रहा है, ठीक है, और उसके जस्ट ऊपर जो अंतःखंड आपको दिख रहा है A B और C, ये वाला A, ये B A और ये C, तो इससे एक प्लेन होके जा रहा है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है। मतलब कि एक ओरिजिन से होके जा रहा है प्लेन और एक जस्ट उसके ऊपर, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये स्मॉल d आपको दिख रहा होगा। हमें यही d की वैल्यू निकालनी है,
और ये डी कितना होगा इसको हमको समझना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ कंसिडरेशन करते हैं और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। जो ओरिजिन से ये जो ए बी सी पॉइंट दिख रहे हैं, ओरिजिन से ए तक की दूरी मतलब कि ओ ए का मान ए अपॉन एच है। ए क्या है, लैटिस पैरामीटर है, एच क्या है आपका मिलर इंडाइसेस इन अलोंग एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली फॉर बी पॉइंट बी अपॉन के क्या होगा आपका इंटरसेप्ट की लंबाई होगी या फिर अंतःखंड की लंबाई होगी, और सी अपॉन एल फॉर जेड एक्सिस इंटरसेप्ट की लंबाई होगी। और यहाँ पर ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो ये आपको ओ एन लाइन दिख रही होगी, ओ एन लाइन मतलब कि ओरिजिन और एन के बीच की जो डिस्टेंस डी है, वो जो लाइन है एक कॉमन लाइन है, और वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रही है, वाई एक्सिस से बीटा एंगल बना रही है, और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये ए बी सी हमने डिफाइन किया, लैटिस पैरामीटर्स होते हैं, एच के एल हमने डिफाइन किया, ये क्या होते हैं मिलर इंडाइसेस। और अल्फा बीटा गामा क्या है आपका, ओ एन एक कॉमन लाइन हो गई, और इनके एंगल्स कहाँ पर हैं, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अल्फा है, वाई के रिस्पेक्ट में बीटा है, और जेड के रिस्पेक्ट में गामा है। और इसी को हम आगे पढ़ेंगे फिर। अब देखिए इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर एक छोटा सा भाग बनाया है कि इस ओ एन का मान मैंने क्या लिया, डी लिया है यहाँ पर। ठीक है, इस ओ एन का मान मैंने यहाँ पे डी लिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, यही जो मैंने आपको बताया कि जो ओ एन है एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अल्फा बीटा एंड गामा एंगल, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में अल्फा, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बीटा एंड जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में गामा एंगल बना रहा है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर कि एक्स अक्ष के लिए ओ ए और ओ एन के मध्य का कोण अल्फा है, तो हमें क्या करना होगा, ओ ए का ओ एन की दिशा में घटक निकालना होगा। मतलब कि जो ये ओ ए लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये जो ओ ए लाइन दिख रही है, इसका इसकी दिशा में मतलब कि ओ एन की दिशा में क्या घटक होगा। तो सिंपल सा है कि आप इसको बना के देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने इसको बनाया है, क्या लिखा है, ओ ए का ओ एन की दिशा में घटक कितना आएगा, ओ एन इक्वल टू ओ ए कॉस अल्फा आएगा। मतलब आपको ये डायग्राम आपको क्लियर दिख रहा होगा, देखिए ओ ए क्या कर रहा है, ओ एन लाइन से अल्फा एंगल बना रहा है, तो ओ ए का कंपोनेंट आप ओ एन की दिशा में निकालिए, तो क्या हो जाएगा, ओ ए कॉस अल्फा आ जाएगा। और ओ एन की वैल्यू कितनी है, स्मॉल डी, तो यहाँ पर मैंने इसको लिख भी दिया है स्मॉल डी। स्मॉल डी मैंने लिख भी दिया है, डी इक्वल टू ओ ए कॉस अल्फा। और ओ ए की वैल्यू कितनी है, कितनी बताई गई थी, ए अपॉन एच। ए क्या है आपका लैटिस पैरामीटर अलोंग एक्स एक्सिस एंड एच क्या है मिलर इंडाइसिस अलोंग एक्स एक्सिस। और वैसे ही अगर आप चाहें तो वाई और जेड के लिए भी निकाल सकते हैं, डी इक्वल टू ओ बी कॉस बीटा आएगा, और जेड के लिए कितना आएगा, डी इक्वल टू ओ सी कॉस गामा आएगा। तो आप चाहें तो इसको निकाल सकते हैं। और x, y और z एक्सिस के लिए देखिए मैंने यहाँ पर तीनों को अलग अलग रिप्रेजेंट किया है। आप क्या कीजिए, केवल ओ ए का मान रख दीजिए, ओ बी का मान रख दीजिए, और ओ सी का मान रख दीजिए, और इसके बेसिस पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगी। और इसके बाद हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का, फ्रॉम कोसाइन रूल, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा
is equal to 1. For this is called the डायरेक्शन कोसाइन. और डायरेक्शन कोसाइन के लिए अगर 3 डायरेक्शन का कोसाइंस देखें तो उसके लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होती है. वो कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. और इनकी वैल्यू को जो हमने अभी कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा की वैल्यू निकाली, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया. डी अपॉन ए अपॉन एच स्क्वायर प्लस डी अपॉन बी अपॉन के स्क्वायर प्लस डी अपॉन सी अपॉन एल स्क्वायर अपॉन स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इसके बेसिस पे आप चाहें तो डी को कॉमन निकाल लीजिए, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा. फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे डी की वैल्यू निकाल लीजिए. और डी देखिए यहाँ पर मैंने कॉमन निकाला है, ये एक्स एक्सिस के लिए, वाई और जेड के लिए, मतलब कि इसमें एच के एल तीनों क्या हो जाएगा, जनरलाइज फॉर्म में हमको मिलेगा. तो इसलिए मैंने इसको डी को डायरेक्ट डी एच के एल लिख लिया है. एच के एल क्या होता है आपका, लेटिस प्लेन्स होते हैं. और डी एच के एल क्या है आपका, 2 कंसेक्यूटिव या 2 क्रमागत तलों के बीच की दूरी है. आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इस टाइप का कुछ आ जाएगा. ठीक है, तो ये एक बहुत ज़रूरी फॉर्मूला है, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया है. ये आपको याद भी रखना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में. और हाँ, इसके लिए अगर हम देखें इस फॉर्मूले को, अगर हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़े हैं, तो 7 क्रिस्टल सिस्टम में जो प्लेन का अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है. क्यों? क्योंकि एटम्स का अरेंजमेंट भी डिफरेंट होता है. अगर हम सिंपल क्यूबिक की बात करें तो सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, 3 टाइप के अरेंजमेंट होते हैं एटम की. एक आपका होता है कॉर्नर्स पे सिंपल क्यूबिक बोलते हैं, एक होता है कॉर्नर के साथ साथ सेंटर पे भी एक एटम होता है, उसको कहते हैं बॉडी सेंटर्ड. और एक और होता है जो कॉर्नर के साथ साथ 6 फेसेस पे भी एटम पाए जाते हैं, तो उसके बेसिस पे उसको फेस सेंटर्ड क्रिस्टल कहते हैं या सिंपल क्यूबिक कहते हैं. तो उसी के बेसिस पे हम समझें कि फॉर सिंपल क्यूबिक या सरल घनाकार क्रिस्टल के लिए जालक अंतराल क्या होगा, या लैटिस इंटरवल फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस या क्रिस्टल. फॉर सिंपल क्यूबिक जो लैटिस पैरामीटर्स होते हैं ए, बी और सी तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो मैंने तीनों को ए के बराबर मान लिया. तो इस इक्वेशन में आप रख दीजिए, ए बी सी को इक्वल कर दीजिए. देखिए मैंने इक्वल किया इसको, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा. मीन्स डी एच के एल इक्वल टू ए अपॉन रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर. और इसमें आप चाहें तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं या डिफरेंट तलों को ले सकते हैं. तो मैंने एक सिंपलेस्ट तल लिया है 1 0 0. 1 0 0 प्लेन का मतलब क्या होता है, एच की वैल्यू 1, के की वैल्यू 0, एल की वैल्यू 0. आप इसको पुट कर दीजिए. तो 1 0 0 प्लेन, यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि 1 0 0 प्लेन एक ही प्लेन का नाम नहीं है. 1 0 0 प्लेन्स जो हैं एक यूनिट सेल में बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं. ठीक है, तो उनके बीच की दूरी जो है वो D1 0 0 होगी. तो मैंने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू रखी इसी फॉर्मूले में. इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया, वैल्यू को रख दिया ये वाले फॉर्मूले में. तो देखिए यहाँ पर h की जगह 1 रख दीजिए, के एल की जगह 0. तो कितना आ जाएगा, ये a के बराबर आ जाएगा. फिर वैसा ही 1 1 0 प्लेन के लिए 1 1 0 का मतलब कि x और y एक्सिस में अंतःखंड कट रहे हैं और z एक्सिस में अंतःखंड इन्फिनाइट पे जाके कट रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू 0 है. तो h और k की वैल्यू है, l की वैल्यू 0 है, तो कुछ इस तरह से आएगा D1 1 0 इक्वल टू a अपॉन रूट 2. एंड 1 1 1 तल मतलब कि x y z तीनों एक्सिस में क्या होगा, इंटरसेप्ट होंगे या फिर अंतःखंड होंगे, और इनके बीच की लंबवत दूरी इस तरह से हम निकाल सकते हैं D1 1 1. तो इक्वल टू a अपॉन रूट 3 आएगा. और इनका चाहे तो हम अनुपात भी निकाल सकते हैं तीनों का.
ये कुछ इस तरह का आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू। कोई भी डाउट होता है इससे संबंधित तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।